हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये आज का सेट नंबर 4 है। ठीक है, ये सेट नंबर 4 है। अभी तक मैंने आपको सेट 3 करवा दिया है। ये सीरीज चल रहा है जो डीएसपी सर की बुक है, श्रीवास्तव सर की, उनकी जो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें दिए हुए टोटल 15 सेट है। उसका मतलब ये सेट नंबर 4 का पहला पार्ट है, जो कि आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से जो किसी ने कमेंट किया था, जो पिछला सेट जो कल करवाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 64 था और उसमें वो किसी को दिक्कत थी। ठीक है, तो वो लास्ट में उसको इंक्लूड किया है, उसको मैंने फिर से उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी किसी ने कमेंट किया है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या नहीं होगा, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस क्या समझना है कि 3 विषम पूर्णांकों मतलब विषम बात हो रहा है, यानी कि ऑड नंबर की बात हो रहा है, तो क्रमागत की बात हो रहा है। तो देखिए, अगर हम जनरल में बोले विषम जो संख्या होती है वो क्या होती है, 1, 3, 5। ठीक है, तो 7 इसी तरह बहुत होता है। तो देखिए कि सब में कितने का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो जब 3 क्रमागत कौन सी विषम संख्या है हमें नहीं पता है, तो जनरल जब हम मानेंगे तो उसको ऐसे मानेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी x+2। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या होगी, x+, ठीक है, क्या होगी, x+4। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सब में देख रहे हैं आप 2-2 का डिफरेंस है, तो आप उसी तरह मानिएगा कि सब में 2-2 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो आपका सही निकलेगा, इसलिए हमने आपको ये बताया। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक हम मान लिए कि ये है। ठीक है, में से पहले का 3 गुना। पहला कौन है यहाँ पे, ये देखिए, ये पहला संख्या है। ठीक है, ये दूसरा संख्या है और ये तीसरा संख्या है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, पहले का 3 गुना। ठीक है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो पहला का 3 गुना बात हो रहा है, तो पहला का 3 गुना मतलब कि जब x है पहला, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, कितना अधिक है, किससे अधिक है, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से। तीसरा कौन है यहाँ पे, तीसरा देखिए यहाँ पे x+4 है, तो कितने से, 2 गुना से। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तीसरा को। ठीक है, 2 से गुना कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, 2 से गुना कर दिए, ये हो गया x+4। ठीक है, इसको 2 से गुना कर दिए, कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो ये 3 अधिक है मतलब कि जो पहला का 3 गुना है वो दूसरे के मतलब तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 3 अधिक है पहला संख्या। तो उसमें से तीसरा घटा देंगे तो 3 अधिक है, तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ क्या करना होगा, ये 3x ही रहेगा इधर। ठीक है, ये 3x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, ये माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 3। तो अब देखिए कि यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा तो कितना होगा, x, और -8 है इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 11 आ गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका, 11। तो पहला संख्या आपको निकल के क्या आ गया, पहला संख्या निकल के आ गया आपका, देखिए जो x का वैल्यू है वो आ गया 11। जब 11 में से 2 जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या आ गया 13, और जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ गया 15। ठीक है, तो 11, 13, 15 आ गया आपका। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीसरा तो यही x+4 आने की 15, तो आपका आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, सर की जो बुक में है ना, वो क्वेश्चंस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 51, 52 से, तो हमने उनका पहले सबसे पहले उनका स्कैन करना पड़ता है, फिर उनको क्या करना, क्रॉप करना पड़ता है, फिर स्लाइड बनाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ता है, फिर समझाना कैसे, वो मतलब तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगता ही है। तो आप इस एफर्ट को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो अगर आप डिवाइड करके देखिएगा इसमें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0.42। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाता है 0.4। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाता है 0.43, सबको तो डिवाइड नहीं कर सकते, और इसका वैल्यू आ जाता है 0.45। ठीक है, तो इस चारों में से सबसे बड़ा आपका है डी नंबर। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर
थर्ड या तो 53rd जो भी बोलिए, ठीक है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है, 5 आप जैसे जैसे ही क्वेश्चंस पढ़े आप 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। क्या होती है? ये। अगर पूछ देता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या? ये, ठीक है। ये होगी, नीचे वाली होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऊपर वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा, जब इस 5 अंकों की बड़ी संख्या को 5 से, 6 से और 7 से विभाजित मतलब कि भागा दिया जाएगा, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो ऐसी कौन सी इसमें संख्या है ऑप्शन में जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो, ठीक है। किस केस में? जब उसको 5, 6 और 7 से भागा दीजिएगा तो उस हर केस में शेष कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे। 5, 6, 7 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 210। कितना आएगा? 210, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई कॉमन है नहीं तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 हो गया। अब क्या करना है आपको? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5 × 9, इसमें से आपको 210 में भागा देना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जो 5, 6, 7 से जो इसका जो आएगा एलसीएम उसको भागा देना है। तो आप भागा दे के देखिएगा अपने नोटबुक में, आपका रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ तो भागा देंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो जब जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, बाकी अपने नोटबुक पे बनाना है। आपके पास बुक है तो बुक, नहीं है तो बुक खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीद सकते तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। और अदरवाइज आप नंबरिंग सिस्टम से आप बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो इसको अगर डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा ये 39। क्या आ जाएगा? ये क्या बचेगा? रिमाइंडर, मतलब कि 210 से भागा दीजिएगा इस 5 ठो 9 को, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 39 बच जाएगा आपका शेषफल। कितना बच जाएगा? 39 बच गया आपका शेषफल, ठीक है। 39 जब शेषफल बच गया तो क्या करना है अब क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? शेषफल 2 बचना चाहिए, ठीक है। तो अब जो रिमाइंडर बच गया आपका, अगर ये रिमाइंडर इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 39, जो रिमाइंडर बचा वो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो क्या क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 99 में से 39 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 1, 2, 3 और ये 60, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चंस नहीं बना है। अभी देखिए और क्या बात की है इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, स्टार्टिंग से समझिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लिए क्या यही होता ही है, ठीक है। चलिए छोटी संख्या बोलता है 5 अंकों की, तो वो 1 पर 4 जीरो ले लेते। जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए, ठीक है। तो 5, 6, 7 का एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम आया उस बड़ी संख्या को भागा दे दी और रिमाइंडर बच गया। अब उस जो शेषफल रिमाइंडर बचा उसमें बड़ी संख्या में घटा देंगे, क्यों? जो अब ये संख्या निकल के आया ये आप 5 से काटिए, 6 से काटिए, 7 से काटिए, सबसे भागा लग जाएगा पूरा पूरी। 3 तो 9 और ये 6 जीरो जो आया है इसमें पूरा भागा लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शेषफल 2 बचना चाहिए, तो आपका जो आया उसमें आप 2 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1, 2, 3, 6, 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए हर स्थिति में इतने लंबे लंबे भागफल नहीं रहते। अगर यहाँ भी काटना चाहेंगे देखिए 3 से कट जाएगा, फिर आगे आप बना सकते हैं। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, वैसे भी टाइम बहुत रहता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो बना सकते हैं। आप समझ गए बात को। 2 क्यों जोड़े? क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ये जो आया घटा के 39 क्यों घटाएं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा संख्या लेके बताते हैं, ये क्वेश्चन समझ गए आप। देखिए एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि कोई संख्या 11 है, ठीक है। अगर पूछ दे कि 11 में हम क्या घटाएं कि वो 2 से पूरी कट जाए, ठीक है। क्वेश्चन मेरा समझें कि 11 में क्या घटाएं कि वो 2 से भागा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम 2 से इसको अगर भागा देंगे तो ये देखिए 2 बचे 10, 1 बच गया। तो हम 1 अगर घटा देते हैं 11 में से तो ये 10 आया, यानी कि
पूरा पूरी कट जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि 11 में से क्या घटाएं कि पूरा पूरी कट जाए 2 से। तो आप क्या घटाएं, 1 घटाएं, जो रिमाइंडर आया, यही तो रिमाइंडर आया था शेषफल, ठीक है। तो उस वहाँ भी क्या किए, जो 39 रिमाइंडर आया था उसको घटा दिए, तो वो पूरा पूरी घट गया, कट गया। लेकिन क्वेश्चन वहाँ क्या था कि 2 शेष बचना चाहिए। अगर हम पूछ दे आपको कि यहाँ पे शेषफल 1 बचना चाहिए या 3 बचना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस 10 में से 3 जोड़ देंगे। तो वही तो किए, जो बचा था यहाँ पे शेष, यहाँ 2 बचना चाहिए तो वहाँ पे जोड़ दिए थे 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कोई भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चंस को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी, ठीक है। मीनाक्षी कोई लड़की है ना, वो अपनी जिसकी जो उनकी वेतन है, जो उनका इनकम है मासिक वेतन मंथली, उसका औसतन वो क्या करती है, औसत का 10% वो खरीदारी पे, खरीदारी और रेस्तरां पे व मॉल जाने पर खर्च करती है, और 80% उसके घरेलू खर्चों में व्यय हो जाते हैं, ठीक है। जितना कमाया वो 10% आपका खरीदारी, रेस्तरां, मॉल वगैरह में चला गया, उसमें से जो बचा 80% उसका घरेलू खर्चों में चला गया, और 10% की बचत होती है। कितनी की बचत होती है, 10% की। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये है तो मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, तो मासिक आय कितनी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन बनना तो चाहिए। हम क्या करते हैं कि मासिक आय मान लिए, ठीक है, एक्स, क्या, मीनाक्षी का मासिक आय मान लिए एक्स, ठीक है। तो वो क्या करती है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी पे और रेस्तरां व मॉल जाने पे खर्च करती है, ठीक है। और शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होते हैं, ठीक है। शेष जो 80% है, यहाँ देखिए घरेलू पर कितना खर्च हो रहा है, घरेलू खर्च कितने हो रहे हैं, घरेलू खर्च हो रहे हैं 80%, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, यदि वह उसके घरेलू व्यय कितना है, 48,000 रुपया। यहाँ देख लिए घरेलू खर्च कितना है, घरेलू खर्च 80%, और आगे देखिए यदि वह मासिक घरेलू व्यय कितना करती है, 48,000 रुपया। यानी कि जो उसका एक्स कमाई है उसका 80% वो घरेलू पे खर्च कर रही है, ठीक है। पेन में क्या दिक्कत हो रहा है, 80% अगर वो, एक सेकेंड, 80% वो अगर घरेलू पे खर्च कर रही है तो कितना खर्च कर रही है, यही तो लिखा हुआ है कि घरेलू व्यय 48,000 रुपया है, तो इसी का तो बराबर वो खर्च कर रही है। क्वेश्चन इतना आपको लेंदी घुमाया ताकि आप फंस जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटा सा पूछ दिया है कि यदि उसका मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया है तो मासिक आय कितना है, तो शेष उसका जो 80% था उसके घरेलू पे ही तो खर्च हो रहा था, और घरेलू व्यय रुपया में दे दिया है आपका 48,000, तो यही 80% 48,000 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 और 8 6 48, यानी कि 600 हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, x 6 पे 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 60,000 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। समझ गए आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यदि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, ठीक है। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ कितना है, 25%, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में बदल दिए जाएं तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए हम मान लेते हैं कि सीपी जो हमारा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी जहाँ लिखे वहाँ कॉस्ट प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रहा है, ठीक है। यार ये पेन, सीपी इक्वल टू मान लेते हैं कि 100 है, कितना है, 100, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यदि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, ठीक है, बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मानों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो अगर उसका लाभ, किसी उत्पाद के बिक्री पर हुआ लाभ कितना है, 25%, तो इसका क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा इसका, अगर हम 25% लाभ निकालते हैं तो 125 हो जाएगा। कोई सा 25% मतलब क्या क्या होता है, 25 बढ़ जाएगा, 25 रुपया बढ़ जाएगा 100 का, 125 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, तो अब ये हो गया एसपी
और ये हो गया CP। तो कोई दिक्कत है आपको? अब हम जो भी लाभ हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा नीचे क्योंकि क्रय मूल्य हो गया 125, तो ये 125 आ जाएगा नीचे। अब देखिए कि क्रय मूल्य अब हो गया है 125, विक्रय मूल्य हो गया है 100। तो कितना का नुकसान हुआ? 25 का, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है 25 और विक्रय मूल्य 100 है, यानी कि कम है। तो और गुने 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 का 125 और 20 गुने मतलब कि 20 25 100, यानी 20% का उसको हानि होगा। क्या होगा? 20% का हानि हो गया। CP मान लिए 25% का लाभ हुआ, 125 हो गया, आपस में बदल दिए। कुछ क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस नंबर है ये आपका 6, ठीक है। एक सेकंड, ये रहा 6। क्वेश्चंस क्या है कि एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंदों का अनुपात कितना है? 15:26। देखिए एक थैला है, उसमें लाल गेंद और हरी गेंद है, तो लाल को मान लिए रेड और हरी गेंद को मान लिए हम ग्रीन, ठीक है, मतलब G। तो ये कितना दे दिया है? 15:26। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देखिए, यदि थैले में 12 हरी गेंदें और डाल दी गई, थैले में क्या डाला गया? थैले में 12 हरी गेंदें डाला गया है प्लस 12, यही डाला गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12 हरी गेंदें डाल दिए, तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात क्या होता है? फिर से 1:2 हो जाता है। देखिए मतलब कि पहले एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात दिया है 15:26, बाद में क्या हुआ? उस थैले में 12 हरी गेंद डाल दिए, जिसके कारण अनुपात चेंज होके हो गया 1:2 हो जाएगा। तो थैले में कितनी लाल गेंद हैं? तो रेड गेंद कितने हैं थैले में, वो पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या है, आप किसके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं? ग्रीन के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बॉल आप डाले 12, तो भाई जो रेड का अनुपात है तो वही होना चाहिए, वो मतलब उसकी जो है वो वही होनी चाहिए, क्योंकि हम रेड के साथ तो रेड तो नहीं डाले हैं, हम केवल क्या डाले हैं? ग्रीन 12 डाले हैं। तो हमें क्या करना है कि रेड की मतलब अनुपात है उसको बराबर रखना है, क्योंकि हम रेड के साथ कुछ नहीं किए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंटू 15 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 15 अनुपात में लाना है, तो एक को 15 से गुना करिएगा तो रेड मेरा 15 में बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ गुना करिएगा तो एक ही के साथ दूसरे को भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये 15 गुना 30 हो गया। पहले ग्रीन कितना था? 26, अब कितना हो गया? 30। कितना बढ़ा? 4। कितना अनुपात बढ़ा? 4। अब बताइए ये जो 4 बढ़ा किसके कारण बढ़ा? क्योंकि आप 12 फिर से डाल दिए ग्रीन, उसी के कारण तो बढ़ा। तो आप ये 4 जो बढ़ा वो 12 के कारण बढ़ा, तो 4 के कारण 12 बढ़ा, तो 1 के कारण कितना बढ़ेगा? 4 तिया का 12, यानी कि 1 तिया का 3, भागा दे दीजिएगा। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं? तो थैले में 15:26, यानी कि रेड का अनुपात दिया था 15 और एक अनुपात का वैल्यू आ गया 3, तो 15 को गुना कर दीजिए 3 से, आपकी रेड गेंद आ जाएंगी 15 तिया 45। आपका आंसर जाएगा C नंबर, ठीक है। अगर पहले से पूछता कि पहले से रेड गेंद कितने हैं, तो हो जाएगा आपका मतलब ये ग्रीन गेंद पूछा जाता, तो 26 को 3 से गुना कर दे 78 हो जाता, ठीक है। अगर पूछता कि 12 डालने के बाद कितना हो गया, तो 90 हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हम क्यों 15 से गुना किए, क्योंकि ग्रीन के साथ हम छेड़छाड़ किए हैं, ग्रीन बॉल डाले हैं 12, हम रेड नहीं डाले थे, तो रेड को हमको बराबर करना है, तो हम 15 से गुना किए। इधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड करना पड़ता है। तो 26 से 30 हो गया, किसके कारण? 12 ग्रीन डाले, तो 1 के कारण 4 के कारण 3, तो 1 के कारण अनुपात 3, तो 15 को 3 से गुना किए, क्योंकि रेड पूछा जा रहा है, लाल गेंदे, तो 15 तिया 45, ठीक है। आप ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देख सकते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चंस है। आप यही क्वेश्चंस नहीं, आपका हर क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। P जो है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे P हमारा जो है वो एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो Q जो है 15 दिनों में उसी काम को कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे? देखिए
वो साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं। पहले सबसे पहला काम है कि हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क हो कितना रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 30, है ना। तो 10 दिया का 30, ये आ गया एफिशिएंसी। पी की काम करने की क्षमता एफिशिएंसी 3 है, और इसको 15 से 2 से इसको करिएगा तो 15 दूना 10, यानी कि क्यू के काम करने की क्षमता 2 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 15 दिन ले रहा है तो उसकी क्षमता कम ही रहेगा, ये 10 दिन ले रहा है क्षमता ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इफिशियंसी दोनों की निकल गई, टोटल काम निकल गया, डे भी पता है, तो अब क्वेश्चंस बन जाएगा। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों तक दोनों काम करता है तो कितनी इफिशियंसी से करेगा? पी 3 से और क्यू 2 से, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 5। मतलब एक दिन में 5 इफिशियंसी से काम हो रहा है, 5 क्षमता से, और 5 दिन काम हो रही है, तो ये हो गया 25। ठीक है, ये 25 काम हो गया, है ना। अब पूछा जा रहा है करते हैं तो वे काम का कितना भाग पूरा करेंगे। टोटल काम 30 है और वो 25 काम कर दिए, तो 25 नीचे आ जाएगा, जो टोटल ऊपर आ जाएगा, तो 5 छक्के का 30 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 6/5 काम वो कर दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 क्या है? ये भी सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है। रेखा जो है, एक रेखा लड़की है जो कि 15 मिनट में क्या 25 पन्ने पढ़ती है। ठीक है ना, 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है। तो देखिए 25 मिनट में अगर कोई 15 पन्ने पढ़े, है ना, तो वो 1 मिनट में कितना पढ़ेगा भाई? तो 15/25 हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब पूछा जा रहा है तो 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी? तो ख़त्म हो गया कहानी, 15/25, 1 मिनट में इतना, तो 45 से गुना कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए काट के, 25 और 5 9 का 45 और 5 तिया का 15, यानी कि 9 तिया का 27। ठीक है, तो 45 मिनट में वो 27 पन्ने पढ़ेगी, बी नंबर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, फ्री का था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए अगर कोई सेट में आप 20 क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 20 का 20 टफ होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चंस इजी होगा, हर क्वेश्चंस हर लड़का बनाएगा उसको। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मॉडरेट होगा जो कि 50% बनाएंगे, और 5 क्वेश्चंस टफ होगा जो कि 10% या 5% बनाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें 17-18 नंबर ले आए। 2 प्रकार के चावल, ठीक है, 2 प्रकार के राइस हैं, 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 2 प्रकार का चावल है, ठीक है, और एक का मूल्य जो है वो 1 केजी का दाम कितना है? वो कितना है? 38 रुपया। 38 रुपया प्रति केजी, मतलब वही हो गया 1 केजी का दाम 38। और दूसरा किस्म का जो चावल है उसका 1 केजी का, आप भी बाजार में जाते होंगे तो बताता होगा ये 50 का, ये 60 का, ये 70 का, ये 80 का, जो लेना आप ले लीजिए। और दूसरे का जो है वो 42 रुपये का है। ठीक है, प्रति केजी समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। मान लो कि 1 केजी हम 38 रुपया का मिला दिए, जिसे 1 केजी चावल खरीदे जाके दुकान से 38 रुपया वाला, और दूसरा खरीदे 42 रुपये वाला, और दोनों को मिला दिए 1 केजी का, तो दोनों का मिलाने पर ये दोनों का दाम कितना हो जाएगा? 2 केजी का 80 रुपया। क्योंकि 1 केजी ये मिला है, 1 केजी ये मिला है, दोनों को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। तो 2 केजी का दाम जब 80 रुपया हो गया, तो मिलावट वाला चावल जो है उसका 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 40 रुपया। मिलाने के बाद 1 केजी ये मिला दिए, 1 केजी ये मिला दिए, ठीक है, और दोनों का दाम है 38 और 42, तो मिलाने के बाद 2 केजी का दाम हो गया 80 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 40 रुपया मिला हुआ चावल का। तो और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाते हैं। अब इसको क्या कर रहा है ना कि 45 रुपये जो बेच रहा है, जो सेलिंग कर रहा है, जो एसपी हो रहा है उसका, वो पर केजी 45, यानी कि एक तरह से हमको खरीदी पड़ रहा है पर केजी 40, अब बेच रहे हैं 45 का, तो यहाँ लाभ ही होगा ना। कितना लाभ होगा? 45 में से 40 घटा दीजिए 5, और ख़रीदी कितना पड़ रहा था? 40, नीचे करे मूल, नीचे 40 गुने 100, कोई शक? तो यहाँ से देखिए 20 दूनी का 40 और 20 बचे का 100, 25/2 आने की 12/5% का लाभ होगा, आने की ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आने की 60। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई एक राशि है, ठीक है, वो 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मान लेते हैं कि कोई राशि 100 होगा, ठीक है, हमें तो नहीं पता, वैसे जनरली मान लेते हैं कि 100 होगा। वो जो है ना कि
ये 200 हो जाएगा। दोगुना मतलब क्या होता है? दोगुना मतलब 200 हो गया कितने में? 4 वर्ष में। ठीक है, कि यदि एक राशि किसी निश्चित दर पे, वो आर रेट पे चल रहा है, ठीक है, आर रेट पे वो आर वर्ष मतलब 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो यह बोल रहा है कि मतलब कितना वर्ष लगेगा उसको, अगर वो किसी रेट पे 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगी। यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एक फार्मूला याद रख लीजिएगा आप, अगर नहीं कुछ होता है तो, कि R इजगल टू ऐसे क्वेश्चंस में n-1 साधारण ब्याज के केस में ही फार्मूला लगेगा, R इजगल टू n-1 इंटू टी बटे 100। ठीक है, यहाँ पे n क्या है कि कितना गुना हो रहा है वो, कितना टाइम्स हो रहा है वो, मतलब 16 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना वो है। t टाइम है आपका, r रेट है, दर है, और ये गुने 100 होगा। अब देखिए कि यहाँ पूछा जा रहा है कितना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। कितना? 2 गुना। तो हम n के जगह पे क्या रखेंगे? n के जगह पे रखेंगे हम 2। ठीक है, 2 माइनस 1, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना, और t समय कितना, 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो नीचे आ जाएगा 4 बटे 100। तो ये देखिए कट जाएगा, 25 हो जाएगा ये, है ना, और 2 में से 1 जाएगा तो 25, यानी कि जो r है ना वो 25% निकल गया। रेट जो है वो 25 है, 25% मतलब वो के हिसाब से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तभी तो वो 4 वर्षों में 2 गुना हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जितना पहला वर्ष बढ़ रहा है, जितना दूसरे वर्ष में बढ़ रहा है, जितना तीसरे वर्ष में, उतना ही चौथे वर्ष में। तो 2 गुना मतलब क्या, 100 का 200 होने में कितना समय लगेगा वो, यानी कि 4 वर्ष। आपको हम बोल दिए कि कोई रुपया है, 100 रुपया में 100 का जो है, देखिए यहाँ पे जो 100 है वो 4 वर्षों में 200 हो जा रहा है, यानी कि 2 गुना हो जा रहा है। तो आप सोचिएगा कि अच्छा कैसे ऐसे हो रहा है, साधारण ब्याज का केस है। तो यानी कि जो 100 रुपया बढ़ रहा है, यहाँ पे फाइनली कितना बढ़ रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 4 वर्षों में 100 हो रहा है। अच्छा, ये 100 रुपया बढ़ने में 4 वर्ष लिया। अच्छा, तो कितना बढ़ रहा होगा एक वर्ष में, यानी कि 25 रुपया बढ़ रहा होगा। दूसरे वर्ष में भी 25 बढ़ रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर तो ब्याज लगता नहीं है। पहला में 25 बढ़ा, दूसरा वर्ष में 25 बढ़ा, तीसरा में 25 बढ़ा, चौथा में 25। अच्छा, 100 में जब 25 बढ़ रहा है तो कितना परसेंटेज होगा, 25 होगा। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते तो इसीलिए फार्मूला से बता दिए, R इजगल टू n-1 बटे टी इंटू 100। रेट जब 25% निकल गया, अब बात हो रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये फार्मूला लगा देंगे। R इजगल टू क्या बताए थे आपको, n-1 बटे टी इंटू 100। देखिए कोई जो लोग होते हैं, कोई आदमी जो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, वो क्या लॉजिकल सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको बताए, वो फार्मूला नहीं यूज करेंगे। 4 वर्षों में 2 गुना, यानी कि 100 का 200 गुना, यानी कि 25% से बढ़ रहा है, वो समझ जाएंगे यहाँ पे। यानी कि 16 गुना होना है, 4 चौके 16, 15 चौके 60, वो समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप फार्मूला बैठाइए, कितने, 16 गुना होना है, तो n इजगल टू 16 हो जाएगा माइनस 1 बटे में t। समय कितना है आपका, समय निकालना है, तो वही तो निकालना है, गुने 100। और रेट आप निकाल लिए थे, R इजगल टू कितना, 25%। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइए, 16 में से 1 जाएगा 15। ठीक है, 15 गुने में 100, और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इंटू टी हो जाएगा, गुने में टी बराबर मतलब टी। तो अब देखिए ये 25 चौके 100, और ये 15 चौका 60, तो 16 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 60 वर्षों में, डी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। गुना जो कितने टाइम हो रहा है, कितना समय लग रहा है, कितना दर होगा, रामबाण फार्मूला है, R इजगल टू n-1 बटे टी इंटू 100। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ये अगर कमेंट में बताइएगा, नहीं बनेगा तो हम इसको बता देंगे, और वैसे भी कमेंट नहीं करिएगा फिर भी बता देंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप अगर बना के देखते हैं तो अच्छी बात है। अब रहा क्वेश्चन नंबर ये 64, जो होमवर्क क्वेश्चंस है था, मतलब नहीं बताए थे, किसी को दिक्कत हो गई इस क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले कि हम इसको बताएं, अब किसी ने एक कमेंट किए थे कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको पता है कि जो झारखंड CGL की एग्ज़ाम होगी, ठीक है, वो क्या होगा कि पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, है ना। तो आपको पता है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है हिंदी इंग्लिश, अगर जिसकी ज़्यादा वीक है वो हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा बहुत ठीक कर लें ताकि क्वालिफाई हो जाएंगे।
पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है जो कि 100 नंबर का है, रीजनल लैंग्वेज, जिसको जो रखना है कोटा कुड़माली कोटका जो भी रखना है, पंचमंगल जो भी रखना है अपना मर्जी है। तो यहाँ टाइम लगेगा अच्छा खासा, यहाँ आपको +85 स्कोर करना है और यहाँ 150 नंबर का है और इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, झारखंड जीके जीएस, ऑल ओवर इंडिया जीके जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, झारखंड करंट अफेयर्स। तो आप समझिए कि कितना लंबा सिलेबस है। अगर यहाँ पे आप 120 प्लस या 115 प्लस कर रहे हैं, यहाँ 85 प्लस कर रहे हैं, तो आप तैयारी मत करिए। आपका जब भी एग्ज़ाम आएगा, आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से करिए, प्रैक्टिस में रहिए, तब कभी जाके मान लो कि एग्ज़ाम जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, दिसंबर में हो, अगर आपका तैयारी नहीं है तो जब भी होगा आपका नहीं होगा। अगर आपका तैयारी है जब भी होगा होगा। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तभी रिजल्ट होगा। अदरवाइज सोचिएगा कि डेट आ जाएगा, 15-20 दिन में पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा लेकिन रिजल्ट लाइक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप भी देख लीजिए कि 1-2 नंबर से ही छूटता है। जेपीएससी में कितने लोग हैं जो एक क्वेश्चंस के कारण उनका पीटी नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या वो कमज़ोर थे पढ़ने में? वो मेंस भी निकाल सकते थे लेकिन एक क्वेश्चंस के कारण नहीं हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ें आप कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर प्लस रहें, इसीलिए पहले से पढ़ा जाता है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब तो जितने टाइम मिलता है आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं पढ़ाई पे तो 24 आवर्स दीजिए। आज ना कल एग्ज़ाम होगा ही। आप ये मान के चलिए कि हमें यही एग्ज़ाम मेरे लिए लास्ट है। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी भर्ती होती है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, इसमें हमें निकालना है तो निकालना है। हमें इतना मार्क्स सिक्योर कर लेना है कि कुछ भी हो हम ज़रूर एक सीट ले लें। ठीक है, तो हम ज़्यादा ये सब चीज़ों पे बहसबाजी नहीं करते हैं कि कब एग्ज़ाम होगी, कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है। अभी सुनने को आ रहा होगा आपको कि 946 आपका दरोगा का जो है वो चल रहा है अभी न्यूज़ में कि ये आने वाली है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आ जाएगी। तो अगर आप मैथ का ये सारा क्वेश्चंस जो है वो दरोगा से थोड़ा सा ऊपर लेवल का ही क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर आप मैथ, रीजनिंग का जितने भी सेट करवाए हैं आपको, जैसे अभी उतना हम आपको क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने दिमाग में बैठा लिए कि एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे। हम साइंस भी करवा देंगे आपको, मैथ, रीजनिंग भी करवा देंगे। आज शाम को 30 क्वेश्चंस का जो दरोगा में पूछा है झारखंड का, वो 30 क्वेश्चंस का सेट है, वो आपको हम जो टेस्ट लेंगे, टेस्ट 1 रहेगा। आप देखिए, कमेंट करिएगा। अगर 25 प्लस अगर झारखंड में आ जाता है तो अच्छी बात है। 25 क्योंकि क्वेश्चंस इजी रहेगा, तो 27, 28, 29 किसी का 30 भी आ सकता है उसमें। तो आप कमेंट करके बताइएगा। शाम को वो वीडियो अपलोड करेंगे 6-7 बजे और ये आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी है तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़िएगा फिर भी हो जाएगा प्रैक्टिस में, नहीं तो आप छोड़ दीजिए पढ़ना। जब एग्ज़ाम आएगा आप एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। लेकिन जब नहीं आ रहा है, जब नहीं हो रहा है, तो अगर कल एग्ज़ाम करवा दे सरकार तो क्या आपका हो जाएगा? आप अपने आप से क्वेश्चंस करिए कि परसों का डेट निकाल देते हैं। ठीक है, सरकार निकाल देती है परसों का ही कि आपका एग्ज़ाम है, क्या आपका एग्ज़ाम हो जाएगा? ठीक है, कितनों डिले हो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ये तो सत्य है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप फुल्ली पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या फ़र्क पड़ता है। हम अगर 100 नंबर ला रहे हैं तो इसको कोशिश करते हैं कि हम 120 प्लस ले जाएं। अगर 120 आने लगा तो हम कोशिश करते हैं 5 नंबर और बढ़ा लें ताकि हम सिक्योर हो जाएं। ठीक है, बाकी इस चीज़ों पे हम बहसबाजी नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग होते हैं वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 6 महीना लेट ही हो जाए और कंफर्म हो जाए कि हम इस 6 महीना में निकाल लेंगे तो क्या हो गया, इतने दिनों के अच्छा 6 महीना और सही, उससे क्या दिक्कत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको क्या समझ में नहीं आया होगा वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बोट और धारा वाला में कॉन्सेप्ट है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, ये समुंदर है, ये धारा है। ठीक है, कुछ भी है, इसकी इस पानी की अपनी एक स्पीड होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपनी एक स्पीड से चल रही होगी। इस वाटर की स्पीड जो है वो कॉन्सेप्ट समझिएगा, वो एस है, पानी का स्पीड है जो एस है। ठीक है, एस है या एक्स है, कुछ भी। यहाँ पेन चलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सा। ठीक है, यहाँ कुछ इसकी स्पीड होगी। ठीक है, एस मान लेते हैं। अब इस पर क्या कर रहे हैं आप, एक इस पर बोट चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं। ठीक है, इस पर आपका नाव चल रहा है। ठीक है, ये नाव चल रहा है। तो एक बात बताइए, अगर धारा जो है, पानी की धारा इधर जा रहा है और वो धारा का पानी का जो स्पीड है वो एस है। ठीक है, बोट का स्पीड मान लीजिए कि एक्स है।
अगर आप धारा के साथ बोट लेके जा रहे हैं तो जैसे देखिए, अगर आप पानी के साथ बह रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड में बहिएगा। उसी तरह अगर बोट के साथ आप धारा के दिशा में ले जा रहे हैं तो जो आपका बोट का स्पीड है वो x से x प्लस एस हो जाएगा, क्योंकि वो पानी वाला जो धारा है उसमें जुड़ जाएगा स्पीड। लेकिन आप धारा इधर जा रहा है, मतलब स्पीड इधर है, मतलब पानी का, और आप बोट इधर ले जाके आप बोट इधर ले जा रहे हैं कितने स्पीड से, यहाँ पे मान लीजिए कि y स्पीड से इधर ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, s स्पीड इधर लग रहा है, x स्पीड इधर लग रहा है, तो आपका जो बोट चलेगा वो y माइनस एक्स से चलेगा। और यहाँ जो बोट चलता है इधर धारा और पानी की मतलब बोट की दो सेम दिशा रहती, वो x प्लस एक्स दिशा में मतलब x प्लस एक्स स्पीड से चलता। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे y प्लस एस हो जाएगा ना, पानी का तो s ही है। ठीक है, तो y माइनस एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं आप, और हमेशा y ज़्यादा होगा, मतलब बोट का स्पीड जो है हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तभी तो बोट चलेगा। अगर आप मान लीजिए कि पानी का धारा जो है वो ज़्यादा रहेगा तो आपका बोट पलट नहीं देगा। आप 5 का स्पीड से जा रहे हैं और धारा 25 का स्पीड से उल्टी दिशा में बह रहा है तो आपका बोट चलेगा? नाव क्यों डूबता है? मतलब जब आता है तूफान तो नाव क्यों दह जाता है? इसी कारण ना कि अचानक स्पीड बढ़ जाता है, आपका जो बोट का स्पीड है वो आपका मतलब कि कहीं कुछ है और बढ़ के वो कहीं कुछ हो जाता है, तो आप इसी कारण वो नहीं चल पाता है। तो हमेशा आपका यही होगा। ठीक है, तो स्थिर जल में, स्थिर जल का कहने का मतलब है कि पानी की कोई चाल नहीं होती, स्थिर जल है पानी, और उसमें अगर पानी की धारा है तो उसमें स्पीड दे दिया रहेगा। वही तो मिला जुला के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि शांत जल में, शांत जल मतलब कि धारा की स्पीड, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। शांत जल में एक आदमी की चाल, ठीक है, जैसे शांत जल है ये, है ना, और यहाँ पे एक आदमी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आदमी है। ठीक है, ये आदमी है। एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल जो है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में आराम से चल रहा है। ठीक है, वह धारा की विपरीत दिशा में, धारा की, देखिए धारा मान लीजिए कि इधर है, धारा की स्पीड किधर है, मतलब शांत जल की इधर है, और वो जो आदमी का चाल है वो इधर है, तभी तो विपरीत होगा। तो देखिए वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो जितना समय इधर ले रहा था वो, ठीक है, जितना समय इधर मान लीजिए कि वो x समय ले रहा था इधर, तो इधर कितना लेगा उल्टा जाने में? 3x लेगा। यही यहाँ क्वेश्चंस था। ठीक है, 3x लेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं कि माना कि धारा का वेग जो है शांत जल में, मतलब शांत जल का जो धारा का जो स्पीड है शांत जल का, वो मान लेते हैं कि x है। क्या है? x मान लिए। शांत जल में धारा का वेग है ये। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम खाली शांत लिख देते हैं। ठीक है, ओनली शांत लिख देते हैं हम यहाँ पे, वरना फिर रिकॉर्डिंग दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, शांत जल में ये इतना है, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो शांत जल में आदमी की चाल दे दिया है आपका कितना, एक आदमी की चाल 28/3 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, धारा की, ये विपरीत लिख रहे हैं। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में लगा समय बराबर 3 गुना धारा की दिशा में लगा समय। यही तो लिख रहा है। देखिए धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। किधर? जब वह धारा की विपरीत दिशा में चल रहा हो, तो 3 गुना धारा की दिशा में। ठीक है, जैसे देखिए कि आप धारा के साथ चल रहे हैं तो 1 घंटा लिए, और धारा के विपरीत चल रहे हैं तो 3 घंटा लिए। वही चीज़ तो है कि धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय 3 गुना धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में लिया गया समय। ठीक है, धारा की दिशा में लिया गया समय। अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मतलब कि जितना धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में वो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो अगर धारा की विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो आदमी की चाल 28/3 है, और धारा की चाल मान लिए हैं कि x है, शांत जल में x है। ठीक है, तो यहाँ विपरीत में जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। आदमी के चाल से ही माइनस होगा, क्योंकि तभी तो चल पा रहा है वो, धारा की दिशा कम है, मतलब धारा का स्पीड कम है और विपरीत में जा रहा है तो माइनस होगा। यानी कि 28/3 माइनस एक्स बराबर 3 गुना डिस्टेंस, वही है डिस्टेंस बटे, अब यहाँ क्या हो जाएगा 28/3
3 और प्लस में x। क्यों होगा? क्योंकि वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा इधर ही जा रहा है, आदमी भी इधर ही जा रहा है, तो आदमी का 28/3 और धारा का x दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, समय निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस बटे स्पीड हो गया, और 3 गुना समय तो 3 से कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 14/3। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ कुछ नहीं था इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है यार, कि जितना धारा के साथ समय ले रहा है, ठीक है ना, धारा के विपरीत दिशा में जितना, देखिए यहाँ कि वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में लिया गया समय जो है, ये मान लीजिए इधर विपरीत दिशा में लिया गया समय 3 गुना ले रहा है वो धारा की दिशा में लिया गया समय। मतलब कि अगर वो धारा के साथ जाने में 1 घंटा लेगा तो विपरीत दिशा में 3 घंटा लेगा। ठीक है, उसके बाद हम बैठा दिए, ये टोटल डिस्टेंस है और ये 28/3 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि विपरीत में जा रहा है, और ये डिस्टेंस वही है, और ये 28/3 प्लस एक्स क्योंकि धारा के साथ जा रहा है। हो गया खत्म कहानी। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, x = आ जाएगा 14/3 प्रति किलोमीटर, तो ये डी होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या फिर कुछ और किया जाए। ठीक है।